115 सन स्पॉट्स के साथ आजकल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं सोलर मैक्सिमम 25, जो जुलाई 2025 में प्रेडिक्ट किया गया था। इस वक्त सन में सोलर एक्टिविटीज़ अपने उरूज पर होती हैं और इन्हीं एक्टिविटीज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से सन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ हो जाती है। सन स्टॉर्म से लेकर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म तक या इसके नुकसानात हमारी अर्थ पर क्या हैं या फिर इसका इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट पर क्या है, आइए समझते हैं आज की वीडियो में। पाकिस्तान में रीसेंट वेदर इवेंट की बात करें, यानी कुछ अर्सा पहले, चाहे वो 50 सेंटीग्रेड की डेडली हीट वेव्स हों या चाहे अनएक्सपेक्टेड हील स्टॉर्म हो या फिर 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली आंधियां या तूफान हो, 170% आउट ऑफ 100 मानसून बारिशों का बढ़ना और मुसलसल जारी रहना, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई जगहों पर अचानक सैलाब आ जाना, लैंडस्लाइडिंग जैसे वाकयात में कई लोगों की जानें ज़ाया हो जाना, क्लाउड बर्स्ट होना, ग्लेशियर पिघलने का मामला हो। क्या वाकई मौसमी तब्दीलियों में या क्लाइमेट चेंज में सोलर मैक्सिमम का अमल दखल है भी या नहीं, या फिर अगर है तो कितना है? सोलर मैक्सिमम के टाइम पर सन में मौजूद एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पैदा होते हैं सोलर स्टॉर्म। और ये सोलर स्टॉर्म जब हमारी अर्थ से आकर टकराते हैं तो फिर आता है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम का जो साइकिल है वो हर 11 साल बाद रिपीट होता है। होता यूँ है कि सोलर एक्टिविटीज़ सन में बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा हो जाती है और सन स्पॉट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, और तब ये टाइम होता है सोलर मैक्सिमम का। इसी के साथ जब सन अपनी एक्टिविटीज़ को कम करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती है और सन स्पॉट्स के कम होने की वजह से ये सोलर मिनिमम कहलाता है। लास्ट टाइम हमने एक्सपीरियंस किया था सोलर मिनिमम को 2019 में, और 2025 ये फिर से पीक ईयर है और सोलर मैक्सिमम का दौर चल रहा है। 2030 में जाकर हम फिर से सोलर मिनिमम को एक्सपीरियंस करेंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आइए समझते हैं कैसे। सन के कोर में हो रहे रूटीन वाइज एक्सप्लोजन्स या फिर रिएक्शंस, जिनकी वजह से हमारी अर्थ के सरफेस में हमें हीट और लाइट महसूस होती है, और सन में ये एनर्जी यानी लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के रिजल्ट में। सन की अपनी इंटेंस ग्रेविटी की वजह से सन के कोर का जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और इसके साथ साथ ये इमेंस प्रेशर भी बनाता है। और ये एक्सट्रीम कंडीशन, जिसमें हाइड्रोजन गैस के पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस को ओवरकम करके फ्यूज़ होने के लिए अलाउ करते हैं, यानी प्राइमरीली प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स कंबाइन होकर एक हीलियम एटम में कन्वर्ट होते हैं। इसी दौरान एनर्जी रिलीज होती है, यानी 4 स्मॉल अमाउंट ऑफ मास एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कन्वर्ट होते हैं एक ह्यूज हीलियम एटम में। फिर भी टोटल मास ऑफ हीलियम 0.7% कम होता है एज कम्पेयर टू 4 एक्चुअल हाइड्रोजन एटम, और यही न्यूक्लियाई का लॉस्ट मास एनर्जी में चेंज होता है। और आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन भी इसी चीज़ को डिस्क्राइब करती है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इट्सेल्फ खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि बाकी फैक्टर्स के साथ मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सन में प्रोड्यूस करता है। इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत कम मिकदार में अपनी एक्चुअल फॉर्म में मौजूद रहती हैं। ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम आयनाइज्ड होकर इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से यानी एटम्स से निकाल देती हैं, जिसके रिजल्ट में हाइड्रोजन आयंस और हीलियम आयंस यानी प्लाज्मा क्रिएट होता है, जिसका मतलब ये है कि सन में मौजूद प्लाज्मा, जिसके मोस्ट ऑफ द एटम्स आयनाइज्ड होकर कंटिन्यूसली मूव करते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सिंपल फिजिक्स है, यानी सन में मौजूद प्लाज्मा जब कंटिन्यूसली मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और इस सारे प्रोसीजर को सोलर डायनामो भी कहते हैं। यही वजह है कि इस सारे प्रोसीजर के बाद सन फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
डिफरेंट स्पेक्ट्रम पर स्पेस में इमिट करता है, जो 300,000 यानी लाइट ऑफ स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करता है। और इन वेव्स में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशंस, वी लाइट्स, यूवी वेव्स, एक्स रेज और गामा रेज शामिल होती हैं। एक्स रेज और गामा रेज हाई एनर्जी सोलर इवेंट्स यानी फ्लेयर्स या फिर स्टॉर्म्स में पैदा होती हैं। प्रोड्यूस होने के बाद अगर ये स्पेस में ट्रैवल करते हुए ज़मीन से टकरा जाएं तो ज़मीन पर तबाही आ सकती है। अब तक तो ये सारा प्रोसीजर नॉर्मल होता है, यानी एक्टिविटीज़ सन में ये बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। लेकिन जैसे ही ये लो एक्टिविटीज़ की ट्रांजिशन होती है हाई एक्टिविटीज़ की तरफ, यानी सोलर मिनिमम से सोलर मैक्सिमम पर जब शिफ्ट होता है तो इसको तकरीबन 5 से 6 साल लग जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद जैसे ही हमारा सन सोलर मैक्सिमम की तरफ जाता है तो इसमें शदीद एक्टिविटीज़, इमेंस एक्सप्लोजन शुरू कर देती हैं। ये एक्सप्लोजन एनर्जी, लाइट और रेडिएशन पर कंसिस्ट करते हैं। अब होता क्या है कि सोलर मैक्सिमम डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड सन में मौजूद प्लाज्मा यानी इलेक्ट्रॉन्स, आयन के कंटिन्यूसली मूव होने से भी क्रिएट होती है, लेकिन साथ में हमें यह भी पता चलता है कि सन की मूवमेंट अपने इक्वेटर पर तेज़ और पोल्स पर स्लो होती है, जिसे डिफरेंशियल रोटेशन भी कहते हैं, क्योंकि सन में मौजूद प्लाज्मा ना तो रिजिड है ना ही स्टिल है। डिफरेंशियल रोटेशन से सन की मैग्नेटिक फील्ड का पाथ चेंज होने के साथ साथ ये लोंगेट होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम एक रबर बैंड को बार बार खींचकर मोड़ते चले जाएं। कुछ एवोल्यूशन और रोटेशन के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से सन स्पॉट्स पर यानी हाईली मैग्नेटिक एरियाज जो हैं उन पर लूप्स बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि एक्टिव सन स्पॉट्स पर बनती हैं। सन स्पॉट्स यानी सन का हाईली मैग्नेटिक एरिया होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है और इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन स्पॉट टू स्पॉट होती हैं, जिसे सन स्पॉट पेयर भी कहते हैं। एक्सप्लोजन्स इन लूप की वजह से नहीं बनते, ये लूप्स जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं या फिर टकराती हैं तो फिर एक्सप्लोजन्स होते हैं और ये सन फ्लेयर्स भी कहलाते हैं। और ये फ्लेयर्स एक्स रेज और CME यानी कोरोनल मास एजेक्शन जनरेट करते हैं, जो कि हमारी स्पेस से होते हुए स्पीड ऑफ लाइट से हमारी ज़मीन तक पहुँचते हैं। जैसे ही ये हमारी ज़मीन से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसको इम्पल्स करती है, इसको अवॉइड करती है। और इन्हीं सोलर फ्लेयर्स में कभी कभार प्लाज्मा के एटम्स भी मौजूद होते हैं। नॉर्मली होता यह है कि एक्सप्लोजन के बाद ट्रैप प्लाज्मा कूल डाउन और कंडेंस होने के बाद प्लाज्मा क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये बारिश की फॉर्म में सन की सरफेस पर गिर जाता है वापस। लेकिन कभी कभार कुछ डिस्टरबेंस से मैग्नेटिक लूप्स जो हैं वो सोलर स्टॉर्म में तब्दील हो जाती हैं, यानी मैग्नेटिक लूप्स प्लाज्मा को ट्रैप करके सन की मैग्नेटिक फील्ड से अलग होकर स्पेस में चला जाता है। ये मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा सन स्पॉट से अलग होकर स्पेस में लाइट ऑफ स्पीड से सोलर सिस्टम में फायर किया जाता है। ये स्टॉर्म इंतहाई खतरनाक एक्स रेज और CME या फिर मैग्नेटिक प्लाज्मा और चार्ज पार्टिकल को लेकर सोलर सिस्टम में ट्रैवल करता है, जो कि अगर हमारी ज़मीन की डायरेक्शन में हो तो हमारी ज़मीन से भी टकरा सकता है। एक्स रेज स्पीड ऑफ लाइट की सूरत में ट्रैवल करती हैं और हमारी ज़मीन तक मैक्सिमम 8 मिनट तक पहुंच जाती हैं, लेकिन CME जो है वो चार्ज पार्टिकल पर कंसिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से इसको कई घंटे और दिन भी लग सकते हैं। और इसी तरह के सोलर स्टॉर्म कई बार पास्ट में अर्थ से टकराए भी हैं। और हाँ, अगर सन बहुत बड़ा स्टॉर्म सोलर सिस्टम में इंजेक्ट कर दे और हमारी ज़मीन के डायरेक्शन पर हो, हमारी ज़मीन से टकराए तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। सोलर स्टॉर्म जो कि कंसिस्ट होता है मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा पर, चार्ज पार्टिकल पर, एक्स रेज पर या CME पर, अगर ये ज़मीन की डायरेक्शन पर हो तो सबसे पहले इसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अपोज करती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटी की वजह से नहीं बल्कि अर्थ के आउटर कोर में आयरन और निकल की मूवमेंट से प्रोड्यूस होती है। और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सन से आए हुए हार्मफुल विंड्स या फिर कॉस्मिक रेडिएशन से हमें शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करती है। और सन से आई हुई ये मैग्नेटिक फील्ड जब ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आ जाता है और अर्थ के पोल्स पर हमें ब्यूटीफुल नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑरोरास देखने को मिलती हैं।
अर्थ तो अपनी इस मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को बचा लेती है, लेकिन स्पेस में मौजूद स्पेसक्राफ्ट्स या फिर सैटेलाइट्स या फिर एस्ट्रोनॉट को खतरा लाहक हो सकता है। सन की ये मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल बाद अपने आप को रेगुलेट करती है। जैसे ही सन के पोल्स एक्सचेंज होते हैं, नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ में तब्दील होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम होना शुरू हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सन अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। अब ज़रा देखते हैं कि ये सोलर स्टॉर्म हमारी ज़मीन को अगर टकरा जाए तो ज़मीन पर या ज़मीन पर बसने वाले लोगों पर क्या असरअंदाज होता है, क्या नुकसानात हमें फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर सोलर स्टॉर्म के हमारे क्लाइमेट पर क्या इफ़ेक्ट हैं। क्या वाकई मौसमी तब्दीलियां सोलर स्टॉर्म से हो सकती हैं या नहीं। जहां तक बात है बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड की या फिर बहुत बड़े स्टॉर्म्स की, तो ट्रिलियंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हमारी अर्थ में इंजेक्ट होकर हमारी टेक्नोलॉजी को तबाह कर सकते हैं। या फिर अगर ये स्टॉर्म छोटा है, हमारी ज़मीन से भी टकराया है, तो हमारी ज़मीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ अपोज करने के बाद हमारी ज़मीन पर जो असर डालता है उस पर बात करते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक सिस्टम में ब्लैक आउट हो सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा करंट ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मोबाइल इंटरनेट में डिस्टर्बेंस ला सकता है और बंद भी हो सकता है। नंबर 3, जीपीएस में एरर्स या फिर कम्युनिकेशन और नेविगेशन में ब्लैक आउट फेस करना पड़ सकता है। नंबर 4, स्पेस में मौजूद सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट्स पर ड्रैग इंक्रीज हो जाता है। रेडिएशंस और सोलर पार्टिकल से मेल फंक्शनिंग फेस करना पड़ सकता है। नंबर 5, पोल्स के करीब एरियाज में सोलर पार्टिकल्स अर्थ एटमॉस्फेरिक गैसेस से मिलने के बाद यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनने वाली लाइट्स एरोराज हमें देखने को मिलती हैं। नंबर 6, सबमरीन और रिडार्स वगैरह का कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो सकता है। नंबर 7, स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉट या फिर एयरलाइंस खास तौर पर पोल्स के नज़दीक सोलर रेडिएशंस का सामना करना पड़ सकता है। इंसानी सेहत पर भी सोलर रेडिएशंस का काफ़ी असर होता है। नंबर 8, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन और बैंक जो जीपीएस पर डिपेंड करते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का डैमेज हो सकता है। और इसी तरह अगर स्पेस में सैटेलाइट भी डैमेज हो जाए तो उससे $बिलियन का नुकसान हो सकता है। नंबर 9, केमिकल इम्पैक्ट भी इसका बहुत शदीद हो सकता है, जैसा कि स्ट्रेटोस्फीयर में निट्रिक ऑक्साइड बन सकता है या फिर ओजोन लेयर भी मुतासिर हो सकती है, इसमें होल बन सकते हैं। और दूसरा ये कि ये हाई एल्टीट्यूड में होता है, ख़ासतौर पर उन एरियाज़ में जहाँ पर एरोराज नज़र आती हैं। ये वाज़ेह रहे कि सोलर स्टॉर्म या फिर सोलर फ्लेयर्स जो अर्थ से टकराते हैं तो अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये क्लाइमेट से इंटरलिंक नहीं होते। क्लाइमेट इनसे डायरेक्टली चेंज नहीं होता। हाँ, सिर्फ अर्थ के आइनोस्फीयर में डायरेक्टली इम्पैक्ट करके ये हीटिंग को बढ़ा सकते हैं, यानी दर्जा हरारत बढ़ सकता है आइनोस्फीयर में। जबकि मौसम की जो तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज है, हैवी रेन्स हैं या फिर इसी तरह हील स्ट्रॉम हैं, हीट वेव्स हैं, वेदर चेंज डायरेक्टली इनसे नहीं होता। अलबत्ता इनडायरेक्टली कुछ न कुछ असर ज़मीन पर, हमारी अर्थ पर कुछ न कुछ सोलर फ्लेयर्स का या फिर सोलर स्टॉर्म्स का हो भी सकता है। क्योंकि पास्ट में हमने देखा कि अपर एटमॉस्फेयर में जब हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये इनडायरेक्टली हमारे क्लाइमेट चेंज का सबब बनते हैं। जैसा कि पास्ट में हमने देखा कि जब भी सोलर स्टॉर्म या फिर सोलर फ्लेयर ज़मीन से टकराते हैं, अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने की वजह से हमें हील स्टॉर्म या फिर विंड स्टॉर्म या फिर क्लाउड बर्स्ट या फिर हैवी रेन्स जैसे मूनसून एक्टिविटीज़ हैं, ये हमें देखने को मिल भी सकता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज का इतना ज़्यादा असर सोलर स्टॉर्म से नहीं होता, क्योंकि ये हमारी ज़मीन से कभी कभी ही टकराते हैं। ये इवेंट्स बहुत कम होते हैं। क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा हाथ हमारा अपना है, क्योंकि पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शुमार होता है जो क्लाइमेट के लिहाज से वल्नरेबल हैं। ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। नंबर 1, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन। पाकिस्तान ग्लोबली क्लाइमेट में ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। जहां दूसरी कंट्रीज 13 to 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, वहां पाकिस्तान लेस देन 1% यानी 0.8 या फिर 0.9 कंट्रीब्यूट करता है, जिसका इफेक्ट हमारे सामने है कि क्लाइमेट ग्लोबली वार्म होता जा रहा है, जिससे ग्लेशियर फटने, हीट वेव्स या फिर फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
नंबर 2, डिफोरेस्टेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जहां पाकिस्तान में पहले ही इतने कम जंगलात हैं, 5% तक बाकी रह गए हैं, इसको भी ख़त्म किया जा रहा है और फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जा रहा है, जिससे क्लाइमेट चेंज में शिद्दत आती जा रही है। नंबर 3, पाकिस्तान में शहरी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली बिल्डिंग्स का बढ़ना, घरों का तामीर होना वगैरह, इस सब चीज़ों का क्लाइमेट चेंज पर असर रहता है। नंबर 4, एनर्जी हासिल करने के लिए पाकिस्तान फॉसिल फ्यूल्स को जलाने पर डिपेंड करता है, जैसा कि कोल, ऑयल और गैसेस। इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एनर्जी हासिल करता है। फॉसिल फ्यूल्स जलाने के बाद कमाया तो जाता है, लेकिन क्लाइमेट पर लगाया नहीं जाता। नंबर 5, इंडस्ट्री रिलायंस पर या फिर व्हीकल इमिशन पर भी कुछ नहीं लगाया जाता। नंबर 7, ग्लेशियर का पिघलना तेज़ी से जहाँ ठंड को ख़त्म कर रहा है, वहाँ पर फ्लड में इजाफा का भी सबब बनता है। दरियाओं में पानी के फ्लो को भी तब्दील कर देता है और ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनता है। नंबर 8, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक में रेगुलेशंस ना होने की वजह से ये सबब बनते हैं मीथेन गैस के। मीथेन गैस के पैदा होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट में इजाफा होता है और हमें पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज करने का सबब बनता है या फिर वेदर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बनाता है। इन सब फैक्टर्स को ख़त्म करने के लिए ना ही अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, और दूसरा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान में हुकूमतें, गवर्नमेंट्स बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। जब एक गवर्नमेंट पावर में आती है तो वो पिछली गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ को साइड लाइन कर देती है और उस पर अमल नहीं करती और अपनी पॉलिसीज़ को लॉन्च करती है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक काम हो भी नहीं पाता और इफेक्टिव भी नहीं होता, और ना ही इस तरह से क्लाइमेट चेंज को ओवरकम किया जा सकता है। हमारी गवर्नमेंट एक्शन प्लान लेने से खाली है। यही वजह है कि हमारा ब्रोकन सिस्टम या फिर पॉलिसीज़ का ना होना, जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान में और KPK में फ्लड देखने को मिलता है, और इतने ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पर के इतने लोगों का मर जाना। ऐसा नहीं है कि हम विक्टिम है या फिर कुदरत हमारे ऊपर हमला आवर हो रही है। असल बात यह है कि क्लाइमेट चेंज जो दिन ब दिन वर्स्ट होता जा रहा है, हमें उसको अडॉप्ट करना नहीं आ रहा, ना ही इंडिविजुअल लेवल पर और ना ही स्टेट लेवल पर। बुरी दुनिया इस पे काम कर रही है, इस पे कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए दूसरे मसले ही बहुत बड़े हैं। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई कत्ल हो जाता है, आए दिन कोई ना कोई जोर जबरदस्ती हो जाती है, आए ही दिन कोई ना कोई इनजस्टिस हो जाता है। हम इन पर ध्यान दें या अपने वेदर पर ध्यान दें, हम इन हुकूमतों पर ध्यान दें या उनके बीच होने वाले इनजस्टिस पे ध्यान दें, या फिर हम अपनी यंग जनरेशन में बढ़ती हुई डिप्रेशन पर ध्यान दें। आखिर हम करें तो करें क्या? अगर करें भी तो बजट लॉन्च कर दें, उसमें इतने हैवी टैक्सेस लगाओ कि आप टैक्सेस पे बात करें, आपको कोई और चीज़ नज़र ही ना आए। तो इस गवर्नमेंट का ये हाल है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल कर दिया गया है। तो हम फिर भी क्लाइमेट पे बात करेंगे? नहीं ना। ये सारी प्लानिंग है, और ये प्लानिंग की कड़ियाँ कहीं और जुड़ती हैं कि एक कौम को बेसिक नीड्स पूरा करने में लगा दो कि किसी और तरफ वो सोच ही ना सके, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर ही ना सके, प्रॉब्लम के हल तो दूर रह गए। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, फिलहाल सिचुएशन ख़राब है लेकिन हाथ से निकली नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुरतुलैन साइनिंग ऑफ until नेक्स्ट वीडियो। आप अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।